जय हिंद दोस्तों। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने न्यू ईयर अपना काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ मनाया होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं खबरें आ रही हैं देश विदेश में कि लॉकडाउन लग रहे हैं और हमारे इंडिया में केसेस रैपिडली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। खैर, हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। 13 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी उस हिसाब से एक्शन लेती जा रही है, देश में काम कर हो रहा है। तो लॉकडाउन्स भी लग रहे हैं दोस्तों। स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस वंस अगेन दे हैव बीन शट डाउन बिकॉज अगेन इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रंस, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ हमें नया साल जो है हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारे लिए नया साल बहुत अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो। जो लोग पिछले 4 मंथ से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आई विश देम अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो वंस अगेन मैं एक वैकेंसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसकी क्वेरी मेरे पास बहुत पहले आई थी, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया था। डैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड यात्रिक नविक रिक्रूटमेंट 2022। सो द एप्लीकेशन begins from 4th of January 2022. The last date for registration is 14th of January 2022 up to 17:00 PM दोस्तों। 5 o'clock तक आप लास्ट जो टाइमिंग है उसकी रखी गई है दोस्तों। लास्ट टाइम और लास्ट डेट का वेट ना करें, तुरंत जाके फॉर्म फिलअप कर दें। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट, एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा। मोस्टली इट विल बी लाइकली टू बी अपियर इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली। सो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो रखी गई है दैट इज़ 250। SC ST के लिए 0 है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आज की डेट में हर कोई तो ऑनलाइन यूज़ कर ही रहा है ट्रांजेक्शन। सो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज इज 22 ईयर्स। एज लाई बिटवीन 1/8/2000 to 31/7/2004 फॉर नाविक, GD एंड यात्रिक। राइट दोस्तों, नाविक, GD एंड यात्रिक। और एज बिटवीन 1/10/2000 to 39/2004 फॉर नाविक, DB। राइट दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि GD और DB क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू उनका वर्क क्या है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। सो पहले हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी किसके लिए अवेलेबल है। सो सबसे पहले है पोस्ट नेम इज जनरल ड्यूटी। GD स्टैंड फॉर जनरल ड्यूटी दोस्तों। टोटल पोस्ट इज 260। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं वो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर होनी चाहिए एंड दे शुड हैव अ मैथ्स, फिजिक्स, अगेन इट इज अ मैंडेटरी। यहाँ पे साइंस मैंडेटरी है दोस्तों। The guys who want to go for Navik, that means DV, that is domestic branch. So क्लास 10th हाई स्कूल में एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, क्लास 10th पास होने चाहिए। दे शुड बी एटलीस्ट 10th पास फॉर DB, दैट इज डोमेस्टिक ब्रांच। उसके बाद अगर हम यात्रिक की बात करें तो 27 वैकेंसीज है दोस्तों। क्लास 10th विच इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंजीनियरिंग चाहिए। जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड के हों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं यात्रिक के लिए, या जिन्होंने क्लास 10th में डिप्लोमा वगैरह किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे GD में क्या काम होता है। बेसिकली GD इज जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी स्टैंड फॉर अ सेलर। एक सेलर होगा। बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होती है कि एक शिप होती है, it is not more than that of 7,000 to 8,000 GRT. It is hardly 70 meters long. The sailor over there, they have to keep a clean watch what is happening in the sea में क्या हो रहा है, क्लोज वॉच रखना पड़ता है एक्टिविटी पे, और उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है इंडियन नेवी को, क्योंकि फर्दर जो करना होता है वो इंडियन नेवी वाले ही करते हैं। कोस्ट गार्ड एक वॉच रखते हैं कि हाँ ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। दोस्तों जो बच्चे DB के लिए जाना चाहते हैं,
डीबी में कई सारे पोस्ट होते हैं, बता देता हूँ। स्टीवर्ड, कुक, जो एचएम वगैरह करते हैं, जो खाना वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड रखते हैं, या जो 10th पास है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यात्रिक के लिए इंजीनियरिंग कंपलसरी क्यों रखी गई है दोस्तों? क्योंकि ये पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। क्योंकि जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग किया होगा उनको पता होगा, आपने वेल्व वगैरह के बारे में स्टडी की होगी या पंप वगैरह के बारे में स्टडी किया होगा, इनलेट आउटलेट सभी कुछ पढ़ा होगा। तो उन बच्चों के लिए शिपिंग थोड़ी सी आसान है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंजन्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इट इज़ एन ऑक्सिलरी इंजन और व्हाट। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग मैंडेटरी रखा गया है। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे जो नाविक है दैट इज डीबी, अगेन इट इज अ डोमेस्टिक ब्रांच। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में 60 मार्क्स का है, आपको 45 मिनट मिलते हैं दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 60 मार्क्स 45 मिनट्स। मैथ्स कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। साइंस 10 मार्क्स का है। इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 एंड जीके 5। अगर मैं जीडी की बात करूं, जनरल ड्यूटी, तो जनरल ड्यूटी में आपने सेक्शन 1 में जो मैंने अभी रीड आउट किया वो पेपर तो देना ही देना है, साथ में प्लस 50 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, यू विल गेट 30 मिनट्स। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन दोस्तों और मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग सेक्शन 1। नाउ क्योंकि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये आप देश की सेवा है और शिप से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेडिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सबसे पहली बात, इस पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आईसाइट 6/6 होना ही चाहिए, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर। जो लोग आसाम, नागालैंड, मणिपुर जैसे एरिया में रहते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया गया है, क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनकी हाइट जनरली उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनकी हाइट कम होती है, तो 5 सेंटीमीटर कंसेशन इज गिवन टू देम। सो कमिंग बैक टू द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, अगर आपका वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पे आपको चेस्ट जो है आपको पंप करके दिखाना पड़ेगा, एंड इट शुड बी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन टू इट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, सो आपको 100 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। 10 पुशअप्स कुछ नहीं होते दोस्तों, आज की डेट में हर कोई 30-40 पुशअप्स मार ही लेता है। 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स, 1600 मीटर आपने 7 मिनट में दौड़ना है। दिस इज द फिजिकल एक्टिविटी विच इज रिक्वायर्ड इन इंडियन कोस्ट गार्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस पार्ट दोस्तों, सिलेबस पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ लेंगे, कोई भी किताब निकाली, पढ़ ली, पास हो गए। इट इज नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, you need to follow if you want to clear it, and I am telling you this is a very easy exam। जो बच्चे 10th बेस पे ITI कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए भी, और 12th जो भी है, बेसिकली द पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार who are roaming here and there for jobs, for them it is a very best opportunity, I am telling you। जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस की तैयारी कीजिए, पेपर निश्चित रूप से निकल जाएगा। इसमें कोई हार्ड एग्जाम नहीं है और बहुत सारे पोस्ट और वैकेंसीज इसमें खाली हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस, सबसे पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस पढ़ूंगा दोस्तों। स्पॉटिंग एरर आता है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, सिनोमिनन्स आते हैं, स्पेलिंग्स, डिटेक्शंस। दोस्तों जैसा कि आपने ये तो 9th-10th में पढ़ा होगा कि कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है उसको ठीक करना है। आइटम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सारा सिलेबस है इंग्लिश का। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स नाउ, मैथ्स में नंबर सिस्टम आता है दोस्तों, उसके बाद HCF आता है, LCM आती है, टाइम वर्क के सवाल देख ही रहे हैं आप, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है, ये कॉमन हो गया ये सिलेबस। तो रेशियो, मिक्सचर्स,
टाइम स्पीड के सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। दिस इज द सिलेबस फॉर मैथ्स दोस्तों, राइट? प्लीज मेक अ पॉइंट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू जीके। जीके में आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, कल्चर के बारे में पूछा जाता है, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स की स्कीम पूछी जाती है, जनरल पॉलिटी पूछी जाती है, राइट? साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रीजनिंग पार्ट, again reasoning is a very important thing which you have seen in many competitive exam। बहुत लोगों को छोटी क्लास से ही रीजनिंग पढ़ना आज की डेट में शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो अभी से ही इस चीज़ के लिए यूज टू होना चाहते हैं। तो रीजनिंग के लिए एनालॉजी आती है, सिंबल्स आता है, उसके बाद नंबर सीरीज आती है, फिगरल सीरीज आती है, प्रॉब्लम सीरीज आती है, वर्ड बिल्डिंग आती है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, ड्राइंग्स आती है, एम्बेडेड फिगर्स आते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का पार्ट। इट इज़ अ वेरी कॉमन सिलेबस ऑफ रीजनिंग, जो भी मैं अब तक पढ़ता आया हूँ। आपने देखा होगा इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के मैंने सिलेबस आपको बताए हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि सिलेबस इज ऑलमोस्ट अ कॉमन। नाउ सर, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब हमें पेपर की तैयारी करनी है? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, रीच ईच ऑफ टॉपिक विथ इक्वल इंपॉर्टेंस। सभी टॉपिक को बराबर मात्रा में टाइम हमें देना है, राइट? पेपर मैं तो बना नहीं रहा, पेपर आपके कोई रिश्तेदार बना नहीं रहे हैं यहाँ पे। आपने अपनी तरफ से, देखिए, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो आपने हमेशा इन्विजिलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर आप एक इन्विजिलेटर होते तो आप वहां पे क्या प्रिपेयर बनाते, कैसा पेपर बनाते, कैसा पेपर बनता, वो सोचना है आपने कि पेपर कहां तक बन सकता है। नाउ मेक अ शॉर्ट नोट फॉर द रिवीजन पार्ट। रिवीजन के लिए एक बहुत छोटा सा नोट बनाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, कबर्ड के पास एक फोटो चिपकाते हैं, पेपर में शॉर्ट नोट लिखते हैं, सो के उठते हैं, स्ट्रेट उनकी नज़र यहाँ पड़ती है, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, हमने पढ़ लिया 2 मिनट, हमें रिवाइज हो गया। वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं आप। जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको प्रैक्टिस कर लें। डिस्कस विद द एस्पिरेंट्स ऑफ देयर स्ट्रैटेजी एंड एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशंस। कुछ भी आप पढ़ते हैं, पार्टनर्स के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ, अगर कोचिंग वगैरह ले रहे हो, साथ में फ्रेंड्स बैठे हो, उनके साथ पूछें कि यार आज मैंने ये पढ़ा, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया, मुझे इसके बारे में बताओ। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी, लर्न इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स। बेसिकली देखो, आप इंग्लिश ग्रामर से तो बच नहीं सकते, इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत बढ़िया होना चाहिए और निश्चित रूप से आपका पेपर निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है दोस्तों। अगेन आपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, कंटेंट तैयार करना है, कंटेंट। सिलेबस देखिए, पहले जो भी मैंने सिलेबस पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप उसे पढ़ें और उस पर पूरा फोकस करें, निश्चिंत रूप से पेपर निकल जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, हर चीज का एक ही इलाज, हमेशा यही सोचो हो जाएगा, हम कर लेंगे, हमसे हो सकता है। देखो, क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते हैं, वो कहते हैं यार उसका भी नहीं हुआ, मेरा कैसे हो जाएगा, वो तो इतना ज़्यादा पढ़ता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, हमेशा उस इंसान को देखो जो क्लास में फर्स्ट आता हो या जिसने पेपर क्रैक किया हो। कहने का मतलब, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आपको जब लग जाएगा कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर भी देंगे। तो देयर शुड बी एन ऑलवेज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क और एनीथिंग विच यू आर डूइंग इन योर लाइफ, किसी भी चीज़ को लेके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। जो भी मेरा वीडियो सुन पा रहे हो, यू कैन आस्क मी द क्वेरी ऑन माई नंबर, इट्स द सेम नंबर, राइट? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।